क्या बात है सोनम, आजकल तुम देर रात तक क्यों जागती रहती हो? नवीन ने हल्की झुंझलाहट में पूछा। सोनम मुस्कराते हुए बोली, फिल्म देख रही थी। लाइव शूटिंग चल रही थी। बगीचे में हीरो और हीरोइन रोमांस कर रहे थे। उम्र हमारी है और मजा ये ले रहे हैं। वो हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ। अरे क्या मतलब, किसकी बात कर रही हो? नवीन ने हैरान होते हुए पूछा, मानो किसी पड़ोसी की बात हो रही हो। और कौन होंगे? तुम्हारे मम्मी पापा ही तो। आजकल ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे फिर से जवानी लौट आई हो। सोनम ने चुटकी ली। चलो चुपचाप गैलरी में चलो और दबे पांव देखो। उम्र 55 की, लेकिन दिल अभी भी बचपन का है, सोनम ने मुस्कराते हुए कहा। अरे छोड़ो उन्हें, अपनी बात करो। वो दोनों तो अब बुढ़ापे में भी लैला मजनू बन गए हैं, नवीन ने हंसते हुए कहा। इतने में उसने अपने ऑफिस बैग से एक छोटा बॉक्स निकाला और पूछा, इस नेकलेस का डिजाइन कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा है, सोनम ने नजाकत से कहा। नवीन ने उसे गले में पहनाते हुए राजकुमार के स्टाइल में बोला, आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा। और फिर उसके गालों पर एक प्यार भरा चुंबन दे दिया। उसी वक्त अशोक जी का फोन आया। अरे बजने दो, सोनम ने फोन की ओर देखकर कहा, स्विच ऑफ कर दो उसे। अब तो बिना गाड़ी के इन लोगों से चला ही नहीं जाता। जब से रिटायर हुए हैं, न किटी होती है, न कोई आता जाता है। और अगर कहीं जाना हो तो भी हर बार हिसाब देना पड़ता है। कहते कहते सोनम नवीन के और करीब आ बैठी और दीवार पर टंगी शादी की तस्वीर को गौर से देखने लगी। नवीन, सोनम बोली, कौन कहेगा कि हमारे 2 बच्चे हैं। अब भी तुम पहले जैसे ही रोमांटिक हो। नवीन मुस्कराते हुए बोला, क्यों नहीं होता, मेरी पत्नी अब भी उतनी ही खूबसूरत है। और फिर उसने सोनम को अपनी बाहों में भर लिया। सोनम ने प्यार भरी नजर से उसे देखा और बोली, नवीन, ये हार काफी महंगा लग रहा है। नवीन हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ, तुम्हें ये डिजाइन पसंद आया था तो लाना ही था। लेकिन पापा जी ने तो कल कहा था कि घर के खर्चों में थोड़ी मदद कर दो। तब तुमने कहा था कि सैलरी नहीं आई है। अब अगर उन्होंने इस हार के बारे में पूछा तो क्या कहोगे? सोनम ने थोड़ा चिंतित होते हुए पूछा। तो अब पापा रिटायर हो गए हैं, इतनी पेंशन है, आखिर खर्च कहाँ करेंगे इतनी रकम? सोनम ने ताना मारा। अरे यार, हम पर ही खर्च होगी ना, जैसे पहले सब चलता था वैसे ही चलने दो। नवीन ने बात टालने की कोशिश की। क्या चलने दूं? जब से पापा रिटायर हुए हैं, मम्मी ने तो घर के कामों में दिलचस्पी लेना ही छोड़ दिया है। पहले मैं आराम से अकेली घूम आती थी, लेकिन अब तो हर दिन उन्हें साथ लेकर कहीं न कहीं जाना पड़ता है, वरना दोनों दिन भर बगीचे के झूले पर बैठे रहते हैं। चलो यार, अब मूड खराब मत करो, सो जाओ, नवीन ने कहा। अगली सुबह जब नींद खुली तो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। सुबह के 8:30 बज गए हैं। अब तक तो पीहू को स्कूल के लिए निकल जाना चाहिए था। सोनम घबरा कर बोली, अरे छोड़ो, मम्मी पापा को भी तो दादा दादी बनने का सुख लेने दो। नवीन चिढ़ गया, लेकिन दस्तक बढ़ती गई तो नवीन को दरवाजा खोलना ही पड़ा। सामने उनकी बेटी पीहू खड़ी थी। अरे बेटा, आज स्कूल नहीं गई? नवीन ने हैरानी से पूछा। नहीं पापा, आज दादी के पैर में चोट लग गई है। दादू उन्हें दवा लगा रहे हैं गार्डन में। उन्होंने गाड़ी की चाबी मांगी है, पीहू ने मासूमियत से कहा। नवीन फौरन बाहर निकला। देखा, अशोक जी झूले पर बैठे प्रभा जी के पैरों में दवा मल रहे थे और बड़े प्यार से कह रहे थे, आपके पांव बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा। और प्रभा जी शर्मा रही थीं। ये देख नवीन थोड़ा कुंठित हो गया और बोला, पापा, आज पीहू स्कूल क्यों नहीं गई? अशोक जी ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, क्योंकि वह तुम्हारी और बहू की जिम्मेदारी है। रात भर कुशल ने हमें सोने नहीं दिया। कल तुमने चाबी भी नहीं दी, फोन भी नहीं उठाया। बरखुरदार, अब तुम दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं, माँ बाप भी हो, कहकर उन्होंने बात खत्म कर दी। नवीन चुपचाप कमरे में लौट आया और गुस्से से बोला, सोनम, तुम ठीक कह रही थी, पापा मम्मी हद कर रहे हैं आजकल। चाय लाओ न।
सोनम रसोई में गई, लेकिन वहाँ कुछ भी बना हुआ नहीं था। उसका मूड और बिगड़ गया। वो वापस कमरे में लौट आई। उसी समय सोनम की माँ का फोन आया। वो झुंझलाते हुए बोली, क्या बताऊँ मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आ गया है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, मम्मी जी और वो दिन भर बगीचे के झूले पर ही बैठे रहते हैं, जैसे फिल्मी हीरो हीरोइन हो। न बालों की सफेदी का होश, न बेटे बहू का लिहाज। इस उम्र में हमसे बराबरी कर रहे हैं। तभी हाथ में चाय की केतली लिए प्रभा जी कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप रसोई में लौटी, 2 कप में चाय डाली और 1 कप सोनम को उसी के कमरे में दे आई। अशोक जी के लिए चाय लेकर वे जैसे ही निकली, सोनम के चेहरे पर फिर वही व्यंग्यात्मक मुस्कान लौट आई। लेकिन प्रभा जी बिना कुछ कहे सिर झुकाए चुपचाप आगे बढ़ गईं। पति के रिटायरमेंट के बाद यह उनकी रोज की आदत बन चुकी थी, एक साथ रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, भले ही बाकी दुनिया इसे कुछ और समझे। अशोक जी की इच्छा के अनुसार अब वे अच्छे से तैयार होकर दिन का अधिकांश समय अपने घर के सबसे सुंदर हिस्से, पेड़ों और पौधों के साथ सजे बगीचे में बिताने लगे थे। पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश में बीत गई थी। अब वे मानते थे कि बच्चों को उनकी जिम्मेदारियां खुद निभाने देनी चाहिए, बस जरूरत पड़ने पर उचित सहयोग देना ही काफी है। पांडेय विला, 2 मंजिला कोठीनुमा वह घर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था। खूबसूरती ऐसी कि हर आने जाने वाला ठहर कर देखे। ऊपर से शांत और हरा भरा वातावरण, जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा। घर के सामने 20 बाई 20 गज की खुली जमीन में प्रभा के सपनों का बगीचा था। बेला, हरसिंगार और गुड़हल के लहलहाते पेड़ पौधे, साथ ही एक छोटा सा तालाब जिसमें कमल खिले रहते। सर्दियों में डहेलिया, गुलाब, पैजी जैसे रंग बिरंगे फूल बगिया को और भी जादुई बना देते। साथ ही घर में धनिया, पुदीना, मेथी जैसी ताज़ा सब्जियां भी उगती, जिनकी खुशबू रसोई को भी ताजगी से भर देती। हर मौसम में उस कोने से घर महकता रहता, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन गया था वो बगीचा। वहाँ पड़ा झूला तो मानो उस जगह की जान था, जो भी बैठता उठने का मन ही नहीं करता। सर्दियों में वहीं अंगीठी सुलगती और भुने आलू, शकरकंद खाए जाते। बरसात में जलते कोयलों पर सिंकते भुट्टों का स्वाद जीवन को खास बना देता। असल में वह जगह पहले प्रभा और अशोक के लिए एक अलग कमरा बनाने के लिए छोड़ी गई थी, लेकिन जीवन की जिम्मेदारियों ने कभी उस कोने को कमरा बनने ही नहीं दिया। प्रभा ने समझदारी से उस खाली जमीन को ऐसा रूप दिया कि वो घर का सबसे प्यारा कोना बन गया। अब वही दोनों का ज्यादातर समय बीतता। प्रभा को अब इस बात का कोई मलाल नहीं था कि वहाँ कमरा नहीं बना। प्रभा को झूले का बड़ा शौक था, इसलिए अशोक जी ने वहाँ झूला लगवा दिया। फिर पेड़ों और प्रकृति से ऐसा लगाव हो गया कि दोनों में से किसी ने उस जगह को कभी बदलने की इच्छा नहीं की। हालांकि वे दोनों कभी कभी ही उस जगह एक साथ बैठ पाते थे। जब प्रभा उदास होती तो अशोक जी मुस्कुराकर कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद हम यहीं झूले पर साथ बैठेंगे, खाना साथ खाएंगे और जिंदगी की सारी शिकायतें यहीं खत्म कर देंगे। फिलहाल बच्चों के लिए जीना है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और करियर के लिए उन्होंने बहुत कुछ त्याग दिया था। अब बेटा नौकरी में अच्छी जगह पर था और बेटी भी अपने ससुराल में खुश थी। रिटायरमेंट के बाद अब घर में रौनक लौट आई थी। अशोक जी को भी घर में रहने की आदत हो चली थी। नौकरी के दौरान तो वे हमेशा व्यस्त रहते थे। गांव से आकर शहर में जमीन लेकर बसना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह 400 गज की जमीन खरीद ली थी। प्रभा जी ने भी हर कदम पर उनका साथ निभाया, इसलिए मंजिल आसान हो गई। अब जब जिंदगी का दूसरा पड़ाव सामने था, दोनों पति पत्नी उन पलों को जी भर कर जीना चाहते थे। लेकिन बहू सोनम को न जाने क्यों वही कोना सबसे ज्यादा खटकता था। अशोक जी जब से घर पर रहने लगे थे, प्रभा जी की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया था। सोनम को भी अब वे सारे काम करने पड़ते थे जिन्हें पहले प्रभा जी चुपचाप निपटा देती थी। बेटी होने के नाम पर उसने घर के बच्चों से लेकर छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी सास पर डाल दी थी।
अब जब प्रभाजी का थोड़ा ध्यान अपने पति की ओर जाने लगा था तो सोनम को ये खलने लगा था। वो अक्सर नवीन को माता पिता के लिए उलाहना देती, ताने कसती, सुविधाओं की आदी हो चुकी थी और अशोक जी का कार ले जाना उसे चुभता। एक दिन वो नवीन को अपनी बाहों में लेकर बोली, क्यों न हम एक बड़ी कार ले लें नवीन। कार तो पहले से ही है और टैक्सी भी महंगी पड़ती है, नवीन ने हिचकते हुए कहा। पर कहाँ रखेंगे? सवाल स्वाभाविक था। जगह है न, तुम्हारा वो गार्डन जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठे रहते हैं। सोनम की आवाज में व्यंग्य था। अशोक जी को आता देख वो बात बदल गई। थोड़ी तमीज से बात करो, नवीन ने टोका तो सही, पर मन में बात बैठ गई। शाम को वह कार की तस्वीरों के साथ पिता के पास गया। पापा, हम बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं। बेटा, गाड़ी तो है, लेकिन रखोगे कहाँ? अशोक जी ने सहजता से पूछा। गार्डन में गैराज बना लेंगे, वैसे भी मम्मी से देखभाल नहीं होती अब। नवीन का स्वर बदल गया। ये पेड़ जड़ें फैलकर दीवारें कमजोर कर रहे हैं, कटवा देना ही ठीक है। प्रभाजी वहीं कुर्सी पर सिहर कर बैठ गई। अशोक जी ने संयम से कहा, मुझे तुम्हारी माँ से बात करके सोचने दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? नवीन अब बेकाबू हो चला था। दिन भर आप दोनों साथ झूले पर बैठे रहते हैं, कोई बच्चे तो है नहीं। अब घर में छोटे बच्चे हैं, आपको अपनी उम्र के लोगों में बैठना चाहिए। अंदर से सोनम की बड़बड़ाहट जारी थी और बाहर अशोक जी और प्रभाजी दोनों संग। रिटायरमेंट के बाद का जीवन तो बच्चों की परछाई में शांति से बीतता है, पर यहाँ तो परछाई भी धूप जैसी चुभने लगी थी। रात को खाना बाहर से मंगवा लिया गया, पर प्रभाजी ने कुछ खाया नहीं। अशोक जी ने भी रात भर करवटें ली, पर प्रभा के चेहरे की बेचैनी और बेटे के शब्दों का बोझ दोनों दिल पर था। सुबह उठकर उन्होंने चाय बनाई, पहला कप प्रभा को दिया। मैं सब ठीक कर दूंगा, उन्होंने कहा, पर प्रभाजी का दिल टूट चुका था। शाम को नवीन ने देखा, बाहर घर पर टू लेट का बोर्ड टंगा था। पापा, ये क्या? वो चौंका। मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, वे आ रहे हैं। कहाँ? नवीन का स्वर लड़खड़ाया। तुम्हारे पोर्शन में। अशोक जी का स्वर अब पत्थर की तरह सख्त था। और हम? तुम कहीं भी रह सकते हो, फ्लैट देख लो अपनी उम्र के लोगों में, वरना मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अब नवीन की जुबान बंद थी। इस घर की हर ईंट में तुम्हारी माँ की तपस्या है। ये पेड़ तुम्हारे लिए किए गए व्रतों के साक्षी हैं। ये कोना हम किसी को नहीं देंगे। ये घर पहले तुम्हारी माँ का है, क्योंकि जीभ पहले आती है, न कि दांत। तुम्हारी पीढ़ी ने हमें प्रैक्टिकल बनना सिखा दिया है। जिंदगी हमें भी बस एक ही बार मिली है, अब हम भी अपनी खुशी चुनेंगे। मुझे बहू से नहीं, तुमसे तकलीफ हुई है। तुम्हें भी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, पर अपने माँ बाप को बेघर करके नहीं। नवीन उदास मन से अंदर गया और सोनम को पिता के निर्णय की जानकारी दी। ये सुनकर सोनम का मन विचलित हो गया। उसने तुरंत मायके फोन कर स्थिति से अवगत कराया। सोनम ने रोते हुए कहा, मम्मी, पापा जी ने हमें घर खाली करने को कह दिया है। माँ ने हैरानी से जवाब दिया, क्या? ऐसे कैसे? बेटा, उन्हें समझाने की कोशिश करो। हम भी इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि यहाँ तुम्हारी भाभी हमें ही चैन से नहीं रहने देती। उधर नवीन भी परेशान होकर माथा थाम कर बैठ गया। सोनम बोली, नवीन, क्यों न बुआ और चाचा से बात करें? उन्हें पापा को समझाने के लिए कहें। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, इतने कम समय में कैसे सब होगा? नवीन ने उसकी बात सुनकर उसे गले लगा लिया। अगले ही दिन नवीन ने छुट्टी ली और बुआ व चाचा से मिलने का समय तय किया। चाचा विवेक ने मुस्कराते हुए पूछा, अरे नवीन, आज कैसे याद किया? नवीन ने सिर झुकाते हुए कहा, चाचा जी, पापा ने हमें घर खाली करने को कह दिया है। सोचिए, क्या ये ठीक लगता है कि एक बेटा उसी शहर में किराए के मकान में रहे, जबकि उसके पिता का अपना घर हो? विवेक बोले, बेटा, ये पारिवारिक मामला है। भैया ने जो भी फैसला लिया है, सोच समझ कर ही लिया होगा।
मैं उनके निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता और न ही तुम्हें यहाँ रहने को कह सकता हूँ। यहाँ भी जगह सीमित है। अब नवीन को उम्मीद थी अपनी बुआ से। उसने कहा, बुआ, पापा ने 3 महीने का समय दिया है, आप ही उन्हें समझाइए ना। बुआ ने 2 टूक जवाब दिया, भैया ने सही किया। तुम दोनों ने जो किया उसमें कौन सी कसर बाकी रह गई थी जो अब मैं तुम्हारी तरफ से बात करूं? हमारे घर में भी कोई स्थायी जगह नहीं है। 2-4 दिन आना जाना अलग बात है, लेकिन रोज का ठिकाना देना मुश्किल है। तुम अपने दोस्तों से बात करो, मैं अपने मायके वालों से रिश्ता नहीं बिगाड़ सकती। नवीन ने अपने दोस्तों अमन और पवन से मदद मांगी। अमन ने चिंता जताते हुए कहा, यार, अगर तेरे पास पैसे होते तो तू कहीं भी आराम से रह सकता था। पवन ने भी कंधे उचका कर कहा, और हमारे घर में भी जगह नहीं है। अगर हमारे मम्मी पापा को अंकल के निर्णय का पता चल गया तो वे भी हमें लेकर ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। भाई, तू फिलहाल कहीं और व्यवस्था कर। आजकल बुजुर्ग भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और वैसे भी जब सब ठीक चल रहा था तो तुम लोगों को अपमान की जरूरत क्या थी? क्या हमने ऐसा करने को कहा था? अब नवीन और सोनम बच्चों के साथ मकान ढूंढते ढूंढते लोगों का असली चेहरा और अपनी भूलें समझने लगे थे। शाम को जब वे लौटे तो नवीन ने पिता के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, पापा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पिता की गंभीर आवाज गूंजी, एक शर्त पर, अब से तुम अपने खर्च खुद उठाओगे और इस घर का किराया भी दोगे, ताकि तुम्हें याद रहे कि मालिक कौन है। और सोनम की तेज जबान, जो हमेशा चलती रहती थी, अब अनुभवों की चोट से शांत हो चुकी थी। रिश्तों के लिहाज और सम्मान का पाठ वो अच्छे से सीख चुकी थी। Welcome to Hello India, where stories are more than just words. Some will make you smile, some will make you think, and some will stay with you forever. So, hit subscribe, ring the bell, and step into a world of unforgettable stories.